दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विलियन चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ेंगे। इसमें आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करेंगे और आप इन क्वेश्चन से ही एक तरह से आप पूरा चैप्टर का एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुसंख्यक गुणधर्म को उदाहरण से समझाइए। विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों, अब कण कौन कौन से, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। ये गुण विलय की प्रकृति, संगठन या संरचना पर निर्भर नहीं होते। तीनों पे नहीं है ना, नेचर भी नहीं डिपेंड करेगा उसका, उसके बाद संगठन और ना ही उसकी संरचना, तीनों पे निर्भर नहीं करता है। पहला होता है विलयन का परासरण दाब। तो अगर डायरेक्टली पूछे अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन है तो ये भी देख सकते हैं। तो विलयन का परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये भी क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। और हिमांक में अवनमन, ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। और क्वथनांक में उन्नयन, ये 4 होते हैं। इसके अलावा 5वां आता है तो आपको आंसर गलत करना है। ठीक है। विलयन का परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। ये इसके लिए भी एक लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें आपको परासरण दाब क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है और क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैं बेसिक से सिखाऊंगी। तो आपको पहले डेफिनेशन लिख लेना है, फिर नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ चेंज करके उदाहरण करके 1 2 3 4 लाइन से लिखना है, ना कि ऐसे कि 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो एक आपका लिखने का पैटर्न आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन, परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम, आर्द्र लिखा है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। और परासरण की क्रिया सबसे अच्छी होती आलू में। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक यानी कि चीनी वगैरह के तो विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आर्द्र पारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते उसे परासरण कहते हैं। अब परासरण दाब, तो वह अधिकतम दाब जो एक आर्द्र पारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन घोल को, विलयन बोले या घोल एक ही है ना, ठीक है, उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। जो प्रेशर बनता है ना परिवर्तन के लिए, उसे परासरण दाब कहते हैं, इसीलिए इसके ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। वह अधिकतम दाब जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, कहाँ पे उत्पन्न होगा, तो विलयन में उत्पन्न होगा, परासरण दाब कहलाता है। एक और क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैसें द्रव में कम विलय होती है। तो अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि में द्रव में विलयता घटती है, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलयन से बाहर निकलती है, क्योंकि वेपराइजेशन होगा, इसलिए वो द्रव नहीं परिवर्तित होगा, वो क्या होगा, गैस के रूप में उड़ जाएगी। तो अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि में द्रव में विलयता घटती है, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और गर्म करने पर घुली हुई गैसें विलयन से बाहर निकलती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है ना, और ऊपर जो बताया था वो 3 नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन क्या है। तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। यानी कि अवाष्पशील, जो कि वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, जिसके कारण हिमांक का ताप में कमी आ जाती है। अर्थात वाष्पदाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इस प्रकार विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है डेल टी, जो टेम्परेचर तो उसमें क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, एफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमांक यानी कि जमने का जो बिंदु होता है उसे हिमांक कहते हैं, जमना। और क्वथनांक का मतलब उबलना। तो हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। हाँ, तो किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, जिसके कारण हिमांक का ताप में कमी आ जाती है। अर्थात वाष्पदाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इस प्रकार विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर हिमांक का अवनमन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या होता है, चित्र की सहायता समझाइए।
तो मिश्रणीय द्रव राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जो मिश्रणीय होते हैं यानी जो घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं या द्रव होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। कभी कभी किसी घटक का आंशिक दाब दूसरा घटक मिलाने पर राउल्ट नियम द्वारा अनुमत वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक पाया जाता है और विलयनों के इस प्रकार के व्यवहार को राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब आपको एक चित्र दिख रहा है, इस चित्र को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस चित्र को समझेंगे हम। क्या लिखा है चित्र में, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है धनात्मक विचलन के लिए। और उसने क्या बोला कि मिश्रणीय द्रव राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती, ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पे मोल प्रभाज और वाष्प दाब दोनों के बीच में हमने लिया है, किसके, मोल प्रभाज और वाष्प दाब के बीच में लिया है। तो मोल प्रभाज को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं और वाष्प दाब को हम P से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि किसी घटक का आंशिक दाब दूसरा घटक मिलाने पर, यानी कि किसी घटक फर्स्ट का आंशिक दाब दूसरा घटक मिलाने पर अनुमत वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक पाया जाता है और विलयनों के इस प्रकार के व्यवहार को क्या बोलते हैं, धनात्मक, यानी कि पहले वाले से दूसरे वाले में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे आपने 1 था, यहाँ पे दूसरा 1 से यहाँ पे 0 हुआ और x भी यानी दूसरा डाला तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर ये वाला आपका पूरा प्रक्रम गया। ठीक है, क्योंकि बनना क्या स्ट्रेट लाइन था, लेकिन स्ट्रेट लाइन की जगह ये क्या बना है, तो इस प्रकार से, तो इसीलिए इससे लेके इसमें अधिकता हुई है। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें तो P में PA प्लस PB दोनों को मिलाकर, यानी कि पहले वाला का और दूसरे वाले घटक दोनों को मिलाकर जो वाष्प दाब बना उसमें वृद्धि हुई है, यानी कि पहले में दूसरा वाष्प दाब घटक मिलाने पर वो बढ़ गया है। वैसे मोल प्रभाज की बात करें तो इसमें भी पहले से दूसरे पर जाने पर इसकी भी बढ़ती है, इसीलिए इसे बोलेंगे धनात्मक विचलन। क्लियर है, ये लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। वहाँ पे लिखा है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय के अणुओं का संगुणन क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विलय के अणुओं का संगुणन क्या है। तो कुछ पदार्थों के विलयनों के लिए अणु संख्यक गुणों के प्रायोगिक मान सामान्य मानों की अपेक्षा कम प्राप्त होते हैं, है ना। कुछ पदार्थों के विलयनों के अणु संख्यक गुणों के प्रायोगिक मान, अब अणु संख्यक गुण मैंने भी बताई दिया आपको, परासरण दाब है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, की अपेक्षा कम होते। तो इस असामान्य व्यवहार के विलय के अणुओं के संगुणन के आधार पर व्याख्या की जाती है। संगुणन अर्थात बड़े अणु बना लेना। विलय के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होकर बड़े अणु बना लेते हैं, जिससे अणुओं की कुल संख्या में कमी हो जाती है और यह कमी ही अणु संख्या गुणों के मानों में कमी के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे आपका हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन हो रहा है इसमें, यानी एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। अगर इसकी बात करें तो RCOO, फिर यहाँ से RCOO, अब यहाँ से ये एक के बाद एक क्रम जुड़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो इसकी क्या होता है, अणु जो गुण के जो मान है तो उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। और उसमें कमी का सबसे बड़ा कारण कौन होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। तो अणुसंख्यक इसमें जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म की वजह से इसके जो गुण होते हैं उसके मानों में कमी आ जाती है। तो विलय के अणुओं का संगुणन क्या है, ये वाला इसका क्वेश्चन है, या आप आंसर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्लियर है। फिर ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, सांता के आधार पर विलयन के कितने प्रकार होते हैं, पहले लेक्चर में बता दिया था। तो सांता के आधार पर विलयन के प्रकार, यदि विलयन में विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम हो तो विलयन तनु विलयन कहलाता है, इसे आदर्श विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन, इसमें विलय की मात्रा अधिक होती है। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। असंतृप्त, जिस विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है वह असंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त, जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक होती है वह अतिसंतृप्त कहलाता है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, इसको फिर 4 नंबर के अलग से करेंगे, अभी हमें इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, होता क्या है ये, अब इसमें क्या था, जैसे मोलल हिमांक का अनुमान है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए पहले, आपको पूरा नहीं नोट करना, आपको यहाँ से करना है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, बस यहाँ तक। क्या है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है, अब इसका आंसर देखेंगे। मोलल हिमांक अवनमन, ठीक है, कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक एक मोलल विलयन के हिमांक में अवनमन है, अर्थात एक ऐसे विलयन के हिमांक में अवनमन जिसमें 1 ग्राम मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला गया हो, इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई K फिर किलोग्राम मोल इन्वर्स या केल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स होती है। तो ΔTF KF × M मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करें
तो टी एफ यहाँ पे हिमांक में अवनमन हो गया, जहाँ पर टी एफ जो होता है हिमांक में अवनमन, अवनमन के लिए डेल्टी यूज़ करेंगे। और ए मतलब मोललता। ये आपको इतना इसका आंसर नोट करना है। किसका? मोलल, हिमांक, अवनमन स्थिरांक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा हेनरी का नियम क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान तथा साम्य दाब हो तो एम बराबर के पी, जहाँ के एक स्थिरांक है। क्लियर है? तो इसको शुरू में आप ऐसे लिख सकते हैं एम प्रोपोर्शनल पी, तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनल हटा तो के आ जाएगा। क्लियर है? अब के क्या है? एक स्थिरांक है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्थिर क्वाथी मिश्रण से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए। वह विलयन जो बिना संगठन में परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होता है, यानी कि संगठन वगैरह को परिवर्तन नहीं करना है, तो वह विलयन जो बिना संगठन में परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होता है स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। ऐसे विलयनों को प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण की बात करें तो एसीटोन 34% और कार्बन डाइसल्फाइड 66% से बने विलयन का क्वथनांक 33 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि 34% एसीटोन लेंगे और 66% कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे, दोनों को मिलाने पर टोटल कितना बनेगा? 33% सोल्यूशन बनेगा। वैसे अगर एसीटोन को 32% और क्लोरोफॉर्म को 68% लेंगे तो इसका भी इसके ही आसपास लगभग बनेगा, तो मतलब सेम रहेगा। उस अपन ये बोल सकते हैं कि ये 32 है तो वो भी ठीक है, ये 32 था तो 32 का कितना हो जाएगा? 31 के आसपास हो जाएगा। तो बस ये आपका फिर एक और जो हमने कल पिछले लेक्चर में नहीं किया था, सेकेंड वाले पार्ट सेकेंड में, तो आप एक बार देख लीजिएगा मोल प्रभाज। ये आपका मोल प्रभाज है। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या वह विलयन के उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या वह विलयन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि मोलों की संख्या एन से प्रदर्शित करते हैं, तो मोलों की संख्या और कुल, जैसे उसमें अगर मान लीजिए आपने क्लोरोफॉर्म और इसका कॉम्बिनेशन बना एसीटोन का, तो दोनों को मिलाकर जो बनता है तो वो कुल हो जाएगा, और इसमें से एक है तो क्लोरोफॉर्म का निकालना तो क्लोरोफॉर्म ऐसे। तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या वो उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब अगली लाइन में पैराग्राफ चेंज करके उदाहरण, यदि किसी विलय के एन मोलों को विलायक के एन मोलों में घोला जाता है, यानी कि स्मॉल एन मतलब मोलों की संख्या को कैपिटल एन मोलों में घोला जाए, तो उस विलयन में मोलों की संख्या एन प्लस एन होगी। अब यहाँ पे विलय क्या है? एन है, और विलायक कौन है? एन है, यानी कि एन को इस कैपिटल एन में घोलेंगे, तो जिसको घोलते हैं वो विलय और जिसमें घुलता है वो विलायक। क्लियर है? तो यहाँ पे विलय एन है और विलायक कौन है? एन है, तो विलय को विलायक में घोलेंगे तो मोलों की संख्या एन प्लस एन होगी, यानी कि विलयन बनेगा। तो विलय का मोल प्रभाज निकालना है तो स्मॉल एन को ऊपर, एन प्लस एन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि विलयन। तो विलय को अगर विलय का निकालना है तो विलय को ऊपर, विलय कौन है? एन है, और कुल से भाग देना है। वैसे विलायक का निकालना है तो विलायक कौन है? एन है, कैपिटल एन को ऊपर रखना, बाकी एन प्लस एन को नीचे रखना है विलयन को। क्लियर है? तो विलय को नीचे, विलय को निकालना है तो विलय ऊपर रहेगा, विलयन नीचे रहेगा। अगर विलायक को निकालना है तो विलायक ऊपर रहेगा, विलयन नीचे रहेगा, और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।